अच्छा बेटा, मई जून 2023 पेपर 22 हम लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 4A क्या कहता है भाई? कहता है, पहले 4 का बी पढ़े। कहता है जी, असेस वेदर प्रोटेक्शनिज्म इज द बेस्ट वे टू करेक्ट अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहता है कि यार क्या प्रोटेक्शनिज्म हमारे लिए बेस्ट तरीका है इन ऑर्डर टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो आपको इसके साथ साथ पॉलिसीज और भी बतानी पड़ेगी। अब आ जाओ पार्ट ए पे। टू कंट्रीज ईच प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स, यानी कि बायलैटरल ट्रेड की बात है। टू कंट्रीज ईच प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स एंड विश टू ट्रेड विद ईच अदर, बायलैटरल ट्रेड। Explain the difference between the principle of absolute advantage and comparative advantage, and consider whether the principle of comparative advantage is always the more important influence when each country is deciding whether to trade with each other। कहता है कि यार पहले तो दोनों का डिफरेंस बताओ, फिर ये बताओ कि यार क्या प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि हमें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जरा इसकी मार्किंग स्कीम को देखिएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4A। तो सिंपली आपने स्टार्ट यहाँ पे कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना है कि बायलैटरल ट्रेड क्या होता है। ठीक है, फिर आप बताएंगे कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, फिर आपने बताया ये कि व्हाट इज कंपैरेटिव एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज। अच्छा भाई, यहाँ पे आपने एक साथ में एग्जांपल भी दे दिया। टेबल शेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि टेबल किस तरह बनेगा क्या होगा। टेबल शेबल बनाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, रेशियोज बता दो, न्यूमेरिकल एग्जांपल के बता। डायग्राम बना सकते हो, बना लो। ठीक है, वो सिंपल सी डायग्राम बना दे दो। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे लेके चलना है क्योंकि उसने आपको कहा है कंपैरेटिव एडवांटेज के बारे में। तो अब आपने यहाँ पे बताने हैं बेटा एडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। सर एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास? भाई जो आपको वहां पे स्पेशलाइजेशन का हिसाब किताब लिख के दिया हुआ है, जो जनरल एग्जाम्पल जनरल एडवांटेजेस होते हैं ट्रेडिंग के, वही। क्या क्या एडवांटेज यहाँ पे हो सकते हैं भाई? इधर आओ। पॉजिटिव पॉइंट, अगर आप एक गुड में कम रिसोर्सेज को बेच करके ज्यादा चीजें बना रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे क्या हो रहे हैं? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि ओवरऑल आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट आना चाहिए आपका? बढ़ जाएगा। आपकी एफिशिएंसी वगैरह पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, आपकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ जाएगी। सही है, आपके ओवरऑल जो आपकी जब एफिशिएंसी वगैरह बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, इससे एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उससे आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट आएगा? सिंपल से एडवांटेज, इसमें क्या टेंशन। नेगेटिव्स के ऊपर आओ। हाँ, बिजनेस वाले भाई, नेगेटिव्स के ऊपर आओ। नेगेटिव्स के ऊपर आओ भाई। जब आप अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, स्पेशलाइज हो जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर गुड में, तो बेटा उससे प्रॉब्लम क्या होती है? एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज, एग्जॉशन या फिर ठीक है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, फिर उसके बाद आप जब ट्रेडिंग की बात करते हो, ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो उससे आप ये भी कह सकते हैं कि आपके जो लोकल इंडस्ट्री पे जो इफेक्ट आ रहा है, लोकल इंडस्ट्री इफेक्ट, सनसेट सनराइज, अच्छा माल बाहर चला जाएगा, बुरा माल हम लोग खाएंगे, तो ये भी तो सारी चीजें आपके पास अफेक्ट करेंगी ना। आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव के अंदर आएगा। फिर आखिर में आएगा आपका क्या भाई? कंक्लूजन, कि भाई सिर्फ कंपैरेटिव एडवांटेज बेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आपके रेशियोज बहुत अच्छे आ रहे हो सकता है, हो सकता है रेशियोज अच्छे हैं, गुड रेशियोज, बट लोअर आउटपुट, ये भी तो चांस है ना आपका। हो सकता है कि आपका रेशियो बहुत अच्छा है बट आपका टोटल आउटपुट बहुत कम है।
आप अपनी लोकल इकोनॉमी को पूरा कर नहीं पा रहे तो आप बाहर क्या ट्रेड करेंगे भाई? समझ रहे हैं बात को? तो ये डिपेंड करता है आपके आउटपुट के ऊपर भी, आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज के ऊपर भी, और आपके कंपैरेटिव एडवांटेज के भी ऊपर। समझते हैं बात को? दोनों को साथ साथ लेके चलना। सेट है? हाँ, मैंने नोट कर तो दिया, क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आ जाए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? Assess whether protectionism is the best way to correct deficit on the current account of balance of payment। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो किसकी बात कर रहा है? वो आपसे बात कर रहा है स्विचिंग पॉलिसी के हवाले से। या टैरिफ लगा देने से आपके पास, प्रोटेक्शनिज्म लगा देने से बेस्ट मामला दो। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। जी बिल्कुल। अब ये हमारे पास है 4B। तो पहले तो आपने सिंपल बातें डिफाइन करनी है। पहले तो आपने सिंपल बातें डिफाइन करनी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट क्या हो जाता है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, तो डिफाइन प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, एंड बीओबी डेफिसिट, प्लस यहां पर मैं क्या ऐड करूंगा, इट्स टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टैरिफ, कोटा और एम्बार्गो। सही है, ये बातें मैंने बता दी। अच्छा, अब मैं यहां पर बात करूंगा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। बेटा एडवांटेजेस सबसे पहले आपके पास क्या क्या हो सकते हैं भाई? लोकल इंडस्ट्री को फायदा, लोकल इंडस्ट्री हैप्पी। ठीक है, लोकल इंडस्ट्री, सही है जी। लोकल इंडस्ट्री आपकी खुश होगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई? टैक्स रेवेन्यू, लोकल में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ठीक है, लोकल में एम्प्लॉयमेंट आपके पास क्रिएट होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सर ऑल टाइप ऑफ प्रोटेक्शनिज्म बताने हैं जी, सबके बारे में आपने बात जरूर करनी है। ठीक है, अच्छा जी। फिर जी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। हाउ एवर डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा? जब एडी बढ़ेगा तो उससे इन्फ्लेशन आने का डर है। डायग्राम आपने बना के शो करनी है। सही है, अच्छा जी। उसके अलावा रिटेलिएशन, आप चमाट मारोगे तो वो भी मारेगा। सही है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी। अब इसके अलावा आप यहाँ पे बात करेंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज के ऊपर। ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है? सबसे पहले तो आपके पास आ गई डैम्पनिंग पॉलिसी। डैम्पनिंग पॉलिसी में क्या, एक्सपेंडिचर सॉरी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो मैं बाहर से माल क्यों मंगवाऊंगा भाई? मैं तो लोकल प्रोड्यूसर पे ट्रस्ट करूंगा। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स हो गए उसके। ठीक है, तो और भी बहुत सी चीजें, सप्लाई साइड पॉलिसीज की आप बात कर सकते हो। सप्लाई साइड पॉलिसी जिससे आपकी प्राइसेस कम होगी तो लोग लोकल को प्रेफर करेंगे ना, बाहर से क्यों माल मंगवाएंगे? तो जो भी आप कोई एक जो भी लिख रहे हो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स। ठीक है, एंड में आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है आप लोगों को? डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। कि भाई अगर तो आपके पास इन्फ्लेशन भी आ रही है और बीओपी डेफिसिट भी है, गो फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिसी सच एज सप्लाई साइड पॉलिसी या फिर डैम्पिंग पॉलिसी। अगर आपके पास डिफ्लेशनरी गैप है और आपको एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कराना है अपने मुल्क का और बीओपी भी सॉल्व करवाना है, गो फॉर स्विचिंग पॉलिसी, जो क्या है प्रोटेक्शनिज्म वाली। समझते हैं बात को? नहीं आता, डैम्पनिंग में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, स्विचिंग में आता है आपके पास। चले जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी देखें पहले। assess whether monetary policy is the only way to control high rate of inflation। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से क्या सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन हमारे पास कंट्रोल होता है? इसके बारे में बात करते हैं, पहले यहाँ पे आओ। Explain the difference between cost push and demand pull inflation and consider which is more likely to occur if there is a depreciation in the exchange rate of a country with few natural resources। चलो ये वैसे वैसे मैं क्वेश्चन आपको पहले करवा चुका,
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले आप लोगों को करवा चुका जहां तक मुझे याद है। एक सेकंड रुको, मुझे फाइल खोलने दो। हाँ ये रहा, सही है। चलो बात करते हैं, बात करते हैं। बेटा पहले तो आप जरा इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का ए कहता है कि यार डिमांड पुल और कॉस्ट पुश का डिफरेंस बताएं और ये बताएं कि अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम है तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से ज्यादा हार्मफुल क्या हो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। बेटा आप यहाँ पे देखें जरा, पहले आपने क्या किया, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल को एक्सप्लेन किया फिर डायग्राम। ठीक है, डिमांड पुल क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ना, कॉस्ट पुश क्या है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो। इन्फ्लेशन को भी कर दो, ठीक है। अब आपने डिफाइन किया डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या होती है, समझे। अब जब वो कहता है कि यार जब डेप्रिसिएशन होगी तो पहली बात तो ये समझो कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और आपकी इंपोर्ट्स कम होगी, तो आपका एडी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आ गई कॉस्ट पुश और डिमांड में इन्फ्लेशन आ गई। अच्छा भाई, बेटा आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल हो रही, आपकी इंपोर्ट्स क्या हो रही है, एक्सपेंसिव, यानी कि रॉ मटेरियल जो कि आपके लिए एक इनइलास्टिक नेचर का गुड है, उसकी डिमांड तो अब चेंज नहीं हो सकती, बहुत हल्के से कम होगी क्योंकि वो रॉ मटेरियल है। और अपनी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, यानी कि अपने लिए रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल जब महंगा होगा तो उससे बेटा अपने पास कॉस्ट कुछ आनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई अपने पास कम हो जाएगी, दोनों के इफेक्ट आपने बता दिए। अब आ जाए कंक्लूजन पे। देखो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, अर्जेंसी पे, नेसेसिटी पे और रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अर्जेंसी के मतलब कि आपको कितना जल्दी कोई सामान चाहिए, ठीक है। नेसेसिटी का मतलब कि वो आपके लिए कितना ज्यादा नेसेसिटी है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन ने आपको पहले एक बात बोल दी थी क्या, फ्यू रिसोर्सेज, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी सप्लाई के साथ पंगा है, यहाँ पर डिमांड के साथ पंगा नहीं, सप्लाई के साथ पंगा, समझे बात? नहीं जरूरत नहीं, यहाँ पर लिंक विद टाइम पीरियड कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ, हाँ ये, हाँ शॉर्ट रन लॉन्ग रन वाली कहानी ना। अच्छा अब बेटा बात सुनो, लॉन्ग रन में अपने पास बढ़ता है ना फिर वैल्यू जो जे कर्व के हिसाब से, लेकिन जे कर्व बनाने की जरूरत नहीं है आपको। 8 मार्क्स कर दिया। तो बेटा आपने इन तीनों के बारे में बताया और आपने फिर ये बताया कि देखो क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कम है तो हमारे हिसाब से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज मोर हार्मफुल, इज मोर लाइकली टू अगर इफ देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। क्योंकि अपने को रॉ मटेरियल तो बाहर से चाहिए ना, अपने पास तो रिसोर्स है नहीं, तो हम लोग तो बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, इसकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट। समझते हैं बात को, क्लियर है। अगला पार्ट, तो फिर वो प्रॉपर डिपेंडिंग पे चला जाता है, डिपेंड करता है कि हम किस पे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, कोई अर्जेंसी वगैरह में दोनों पे आ सकते हैं, दोनों पे आ सकता है, लेकिन वो उसी बात पे डिपेंड करता है कि आप रॉ मटेरियल कितना बाहर से मंगवा रहे हो, आप कितना इंटरनेशनल ट्रेड पे डिपेंडेंट। अगर तो वो इस तरह की बात ना लिख के देता आपको, तब आप कहते हैं कि यार it depends upon whether the economy is open to upon how much an economy is open to international trade। कितना ज्यादा एक इकोनॉमी दूसरी कंट्री के ऊपर ट्रेडिंग के लिए डिपेंडेंट है। अगर तो कम डिपेंडेंट है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, अगर ज्यादा डिपेंडेंट है तो बहुत इफेक्ट आएगा। Whether monetary policy is the only way to control high rate of inflation। तो बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आपने बताया, आपने डायग्राम बनाई, आपने उसको एक्सप्लेन करा, मनी सप्लाई कम करो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सारी चीजें। बेनिफिट्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। करेंसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ेगी क्योंकि गोरा आपके मुल्क में सेव करेगा, आपकी करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट। हाउएवर टाइम का प्रॉब्लम, टाइम लैग। व्हाट अबाउट कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न, भाई लाजमी है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो मैं अपनी स्पेंडिंग की उस हिसाब से चेंज कर दूंगा। भाई अगर इंटरेस्ट रेट 100% चल रहा है और आपको लेट से बहुत अर्जेंट एक मेडिकल बिल पे करना है, तो क्या आप बैंक में पैसे रखोगे कि मेडिकल बिल पे करोगे, है ना बात को। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न। नहीं सेविंग तो पैसे थोड़ी मांगते हैं, वो तो आप कितने भी 100 रुपए भी सेव कर लो बैंक के अंदर। और क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो जीडीपी फॉल होगा, जिससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझे? फिर आपने कोई सी भी एक पॉलिसी के साथ कंपेयर करना है, मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं इससे करूंगा, क्योंकि डिमांड साइड तो ऑलरेडी कर चुका हूं ना मैं। मॉनेटरी भी डिमांड साइड है, फिस्कल भी डिमांड साइड है, तो मैं किसकी तरफ जाने की कोशिश करूंगा? सप्लाई। डायग्राम बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एक बेनिफिट एक ड्रॉबैक, मोर देन एनफ। इट डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन आ क्यों रही है। अगर तो डिमांड फुल है, मॉनेटरी लगा दो। अगर तो कॉस्ट पुश है तो सप्लाई साइड लगा दो। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हो, सप्लाई साइड लगा दो। अगर आपको दोनों मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि प्राइस प्राइस स्टेबिलिटी और अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी को अचीव करना है, सप्लाई साइड लगाओ। अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है आपका कि आपने प्राइसेस कम करनी है, तो आप भले मॉनेटरी की तरफ भी जा सकते हो। There are other alternatives available for government to reduce inflation या to tackle inflation। हाँ जी, फिर आप सप्लाई की तरफ जाना। समझ गए बात को? क्लियर है? बेटा ये हमारा एक पेपर था मई जून 2023, वेरिएंट 2। ठीक है, चले जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। हेलो। हेलो।